डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 12वां अध्याय रेखिक प्रोग्रामन की प्रश्नावली 12.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 6 से 8 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार से, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के जो विभिन्न प्रकार हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि उत्पादन संबंधी समस्याओं को सोल्व करना, या फिर आहार संबंधी समस्याओं को सोल्व करना, या फिर परिवहन संबंधी समस्याओं को सोल्व करना। ये तीन तरह की रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं हमारे पास हो सकती है: उत्पादन संबंधी समस्या, आहार संबंधी समस्या और परिवहन संबंधी समस्या। अब हम थोड़ा विस्तार से इनका वर्णन करेंगे कि उत्पादन संबंधी समस्याएं कौन सी होती है, आहार से संबंधित समस्या कौन सी होती है और परिवहन से संबंधित समस्याएं कौन सी होती है। अब हम उत्पादन से संबंधित समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं में हम यह ज्ञात करेंगे कि विभिन्न उत्पादनों के कितने नग बनाने में इन चीजों का ध्यान रखते हुए कि एक निश्चित जनशक्ति, मशीन के घंटे, श्रम के घंटे और प्रत्येक नग के निर्माण में व्यय, इन सभी वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, ये उत्पादन संबंधी समस्याओं में हम डिस्कस करेंगे। यानी उत्पादन संबंधी समस्याओं में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक निश्चित जनशक्ति हमारे पास है, मशीन के घंटे हमारे पास है, श्रम के घंटे हमारे पास है और प्रत्येक नग के निर्माण में लागत हमारे पास है। तो इनका किस तरीके से सदुपयोग हम करें कि जो लाभ हमारा हो वो अधिकतम हो। तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो उत्पादन से संबंधित समस्याएं हैं। तो उत्पादन से संबंधित जो भी समस्याएं होगी वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए होती है। अब दूसरे प्रकार की समस्या है आहार से संबंधित समस्याएं। तो आहार से संबंधित समस्याएं जो है उनमें हम यह ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आहार में कितनी मात्रा में प्रयोग किए जाए ताकि सभी पोषक तत्व की न्यूनतम मात्रा हमें मिल जाए और कम से कम लागत में मिल जाए। यानी हमारी डाइट में जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कम से कम खर्चा लग के और न्यूनतम पोषक तत्वों की मात्रा हमें मिल जाए, तो वो इस टाइप की समस्याएं हम आहार से संबंधित समस्याएं वाली प्रोग्रामन समस्याओं में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्व एक भोजन में होते हैं, कुछ पोषक तत्व दूसरे भोजन में होते हैं, कुछ पोषक तत्वों का रेट ऊंचा होता है, कुछ का नीचा होता है। तो हमारे पास हमारी जेब खर्ची भी निश्चित होती है। इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए कम से कम खर्च में और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो आहार से संबंधित समस्याएं हैं। अब नेक्स्ट है परिवहन से संबंधित समस्याएं। तो इस प्रकार की समस्याओं में हम परिवहन प्रणाली को तय करते हैं ताकि कारखानों से विभिन्न बाजारों तक होने वाला परिवहन खर्च है वो न्यूनतम हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो कारखाने हैं और यहाँ पे बाजार ए है, ये एक्स और वाई दो कारखाने हैं। यहाँ पे बाजार ए है, यहाँ पे बाजार बी है और यहाँ पे बाजार सी है। तो यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं बनती है वो इन बाजारों में हमें भेजनी होती है। यहाँ का अलग खर्चा है, यहाँ से यहाँ तक का अलग खर्चा होता है, यहाँ से यहाँ तक का अलग खर्चा है, यहाँ से यहाँ तक का अलग खर्चा है। तो यहाँ जितना भी सामान बनता है वो इन बाजारों में हमें भेजना होता है और इन बाजारों की जो बिक्री है वो भी निश्चित होती है। जितनी वस्तुएं बनती है उतनी सारी की सारी बिक जाती है और इन तीनों बाजारों में बिकती है। तो हमें परिवहन की लागत निकालनी होती है। परिवहन की लागत है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम हो। तो इस टाइप की समस्याएं हम न्यूनतम की समस्याओं में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मेरा अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि हमारी जेब में पैसे आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, जो प्रॉब्लम होगी अधिकतम की, और यदि हमारी जेब से पैसे निकलते हैं तो वो कम से कम निकलने चाहिए, तो वो प्रॉब्लम होगी न्यूनतम की।
जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम डिस्कस की थी उत्पादन की। उत्पादन करके हम लाभ कमाते हैं, तो लाभ तो कम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो उत्पादन की जो समस्या है वो समस्या अधिकतम की है, क्योंकि पैसे हमारे पास उत्पादन से आ रहे हैं। यदि हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं तो ये जो समस्या है ये अधिकतम की है। आहार संबंधी समस्याएं हैं, तो हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पैसे आहार के लिए निकल रहे हैं। तो जो आहार से संबंधी समस्याएं हैं वो किसकी है? वो न्यूनतम की है। और परिवहन लागत, परिवहन से संबंधित समस्याओं में क्या है कि खर्चा हमारी जेब से लगता है, तो इस टाइप की समस्याएं जो है वो भी न्यूनतम की है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि उत्पादन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उत्पादन से संबंधित समस्याएं, ये अधिकतम की समस्या होती है कि हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। ये अधिकतम के लिए उत्पादन से संबंधित जो समस्या है वो अधिकतम के लिए। आहार की समस्या है, आहार से संबंधित समस्याएं हैं, ये न्यूनतम के लिए होती है कि कम से कम खर्चे में हमें पूरे पोषक तत्व मिल जाए, हम इस टाइप का भोजन खरीदना चाहते हैं। और तीसरा, परिवहन से संबंधित समस्याएं, इन समस्याओं में भी न्यूनतम की समस्या होती है। ये जो समस्या होती है ये अधिकतम, कोई भी लाभ है वो अधिकतम ज्ञात करने का होगा। यहाँ पे लागत है वो न्यूनतम, यहाँ पे भी लागत है वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो आगे हम उदाहरण हल करते हैं, उसमें ये तीनों समस्याओं का एक एक उदाहरण लेंगे हम। उत्पादन से संबंधित समस्या का भी उदाहरण लेंगे, आहार से संबंधित समस्या का भी उदाहरण लेंगे और परिवहन से संबंधित समस्या का भी उदाहरण लेंगे। आगे उदाहरण नंबर 6 है, आहार संबंधी समस्या का ये उदाहरण है। तो यहाँ उदाहरण में हमें ये दे रखा है कि एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है, जबकि भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। दिया है कि प्रति किलोग्राम भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपए और प्रति किलोग्राम भोज्य 2 को खरीदने में 70 रुपए लगते हैं। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो प्रकार के भोज्य हमारे पास है, भोज्य 1 और भोज्य 2, और दो प्रकार के विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन सी, यानी ये स्रोत है, ये भोज्य है। तो विटामिन ए की कम से कम मात्रा हमें 8 मात्रक चाहिए। विटामिन ए जो है वो कम से कम हमें 8 मात्रक चाहिए और विटामिन सी जो है वो कम से कम 10 मात्रक चाहिए। विटामिन ए है कम से कम 8 मात्रक चाहिए इस भोज्य पदार्थों से, और विटामिन सी की मात्रा है वो कम से कम 10 मात्रक चाहिए। इसके बाद देखो क्या है, भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए, भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए है और भोज्य 2 में, पहले भोज्य 1 की ही बात कर रहा है दोनों, भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 1 मात्रक विटामिन सी। भोज्य 1 में विटामिन की मात्रा जो ए की है वो 2 है और विटामिन सी की है वो 1 है। अब भोज्य 2 की बात कर रहा है, 1 मात्रक विटामिन ए, 2 मात्रक विटामिन सी, और भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत आती है। यहाँ पे लागत आप लिखोगे, लागत 50 रुपए प्रति किलो और भोज्य 2 की 70 रुपए प्रति किलो। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ये प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, विटामिन ए मात्रक प्रति किलोग्राम और ये भी मात्रक प्रति किलोग्राम, ये हमें दिया हुआ है। अब ये जैसा जैसा हमने दिया था उस टाइप से यहाँ पे एक टेबल के रूप में हमने लिख लिया। अब हम ये मान लेते हैं कि भोज्य 1 है वो हमने x किलोग्राम लिया और भोज्य 2 है वो y किलोग्राम लिया।
तो यहाँ पे हमने भोज्य लिख लो, माना भोज्य 1 की मात्रा x किलोग्राम और भोज्य 2 की मात्रा y किलोग्राम ली। तो ये जो आहार संबंधी समस्या है, इसमें हमें न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना होता है। तो न्यूनतम z बराबर जो लागत है वो 50 रुपए प्रति किलो है, हमने ये x किलो समान लिया। ये 70 रुपए प्रति किलो है, y किलो समान लिया। अब हमें ये यहाँ से असमीकाएं ज्ञात करनी है, व्यवरोध ज्ञात करने हैं। वो आ जाएंगे 2x प्लस में y, ये मिलके क्या होना चाहिए, कम से कम 8 है तो इसका मतलब 8 या 8 से बड़े होने चाहिए। और यहाँ पे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और साथ में x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा। अब एक ये रेखिक प्रोग्रामन की समस्या है और इसे हमें हल करना है, इसकी न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है, जैसा कि हमने प्रश्नावली 12.1 में ज्ञात किया था। तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण मानते हैं। माना समीकरण ये हो जाएगी 2x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 10, x बराबर 0, y बराबर 0। और ये हम क्षेत्र ज्ञात करते हैं इनका, तो असमीकाओं का क्षेत्र भी साथ में ज्ञात कर लो। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। जब ये क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0, y बराबर 0, 0 प्लस 0 ये 0 बड़ा है और 8 है, तो असत्य। ये यदि असत्य है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु शामिल यहाँ नहीं है, मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब ये जो दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का ये क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये भी असत्य है। तो इसलिए मूल बिंदु इस क्षेत्र में भी शामिल नहीं है। तो चाहे तो आप क्षेत्र पहले ही ज्ञात करके देख लो, अदरवाइज पहले ग्राफ बनाओ और उसके बाद ये क्षेत्र ज्ञात कर लो। तो हम यहाँ पे अब ग्राफ के लिए टेबल तैयार करते हैं। तो ये x, ये y, यदि x 0 तो y 8, y 0 तो x 4, ये हो जाएगा। यहाँ पे टेबल x y, x यदि 0 तो y 5, y 0 तो x 10, ये टेबल तैयार हो जाएगी। इन दोनों की टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ग्राफ तैयार करते हैं। ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस हम ले लेते हैं। ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस हमने लिया, ये मूल बिंदु यहाँ पे x की तरफ 10 तक है, तो आप ये 2 2 के ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 0 पे ये कहता है 8। पहले हम ये ग्राफ बनाते हैं, 0 पे 8 और 4 पे 0, 4 पे 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ये दोनों बिंदु हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसका नाम दे देंगे 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8, ये लाइन हो जाएगी। अब 0 पे 5, 0 पे 5 और 10 पे 0, 10 पे 0, इन दोनों को मिलाओ। इन दोनों को हमने मिला लिया और इस लाइन का नाम है x प्लस 2y बराबर 10।
अब ये देखो इनका क्षेत्र कहाँ है, इसका भी क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत है, इसका क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत है। तो इसका क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत, इसका क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत। यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे y बराबर 0 है। x ग्रेटर देन 0 भी इधर आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 भी इधर आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारे पास कंबाइंड क्षेत्र आया और यहीं से हमें z का मान मिलेगा। एक बिंदु तो ये है 0,8, ये वाला बिंदु है 10,0 और यहाँ पे ये बिंदु जो है वो हो जाएगा आपका 2,4। इधर से 2 है, इधर से 4 है, ये बिंदु 2,4 है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे और इस बिंदु पे हम z का मान ज्ञात करेंगे। तो z बराबर हमारे पास दिया है 50x प्लस में 70y। z का मान पहले आप 0,8 पे ज्ञात करो, ये 0 हो जाएगा और 7 8 56, ये 560। अब z का मान 2,4 पे ज्ञात करो, 2 रखोगे तो 100, 4 रखोगे तो 280, तो ये 380 हो जाएगा। अब z का मान 10 0 पे ज्ञात करो, तो ये 500 प्लस में 0 500। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी है, न्यूनतम मान 380 और किस बिंदु पर है, बिंदु 2,4 पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली प्रकार का भोजन है वो 2 किलोग्राम और दूसरी प्रकार का भोजन है वो 4 किलोग्राम लेना पड़ेगा। अतः कम से कम लागत के लिए भोज्य 1 की मात्रा 2 किलोग्राम तथा भोज्य 2 की मात्रा 4 किलोग्राम लेनी होगी। इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 7 है, ये आवंटन समस्या का सवाल है। किसानों की एक सहकारी समिति के पास 2 फसलों x और y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। फसलों x और y से प्रति हेक्टेयर लाभ क्रमशः 10,500 रुपए और 9,000 रुपए का अनुमान लगाया गया है। फसलों x और y के लिए अपवितरण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का क्रमशः 20 लीटर और 10 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबंध तालाब पर निर्भर जीवधारी एवं मछलियों की जीव सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक न हो। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। तो यहाँ पे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। 2 तरह की फसल है, एक फसल x है और दूसरी फसल y है। तो यहाँ पे पहले भूमि देखो, भूमि में हम इस टाइप से करते हैं कि ये x हमने लगा लिया, जो फसल x है वो x हेक्टेयर में लगा ली और जो फसल y है वो y हेक्टेयर में लगा ली और हमारे पास जो मैक्सिमम भूमि है वो 50 हेक्टेयर की है। या ये कह सकते हैं कि जो फसल है वो हमने x फसल x हेक्टेयर में लगाई, y फसल y हेक्टेयर में लगाई और टोटल हेक्टेयर है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 50 है। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये कहता है शाकनाशी द्रव, शाकनाशी द्रव ये 20 लीटर और 10 लीटर प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है। फसलों x और y के लिए, x के लिए 20 लीटर यानी ये 20x हो जाएगा, फसल y के लिए 10 लीटर तो ये 10y हो जाएगा और 800 लीटर से ज्यादा ये फसल नहीं लग सकती, क्योंकि अगर हमने 800 लीटर से ज्यादा
ये दवाई डाल दी तो वहां पे जो मछलियां वगैरह है और जीवधारी है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 50 हेक्टेयर की भूमि है और ज्यादा से ज्यादा 800 लीटर दवाई हम डाल सकते हैं। फसल एक्स में 20 लीटर, फसल वाई में 10 लीटर प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। तो हेक्टेयर हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है। ये हमारे पास अब लाभ देखो किस तरीके से आएगा। लाभ जो हो रहा है इन दोनों पे वो इस तरीके से हो रहा है कि 10,500 रुपए का लाभ प्रति हेक्टेयर एक्स पर, और वाई पे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो 9,000 रुपए का। ये अनुमान है। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए हमें कितने हेक्टेयर में एक्स फसल बोनी चाहिए और कितने हेक्टेयर में वाई फसल बोनी चाहिए, ये हमारी समस्या है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अधिकतम Z बराबर 10,500 रुपए हमें 1 हेक्टेयर के मिलते हैं, तो हमने ये x हेक्टेयर में लगाई है और प्लस में 9,000 गुणा में y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले कि माना फसल x लगाई x हेक्टेयर में और फसल y लगाई y हेक्टेयर में। तो हमारे पास जो हेक्टेयर है वो 50 है ज्यादा से ज्यादा, और x हेक्टेयर में 20 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से शाकनाशी द्रव डाला, y में 10 लीटर प्रति हेक्टेयर की तरफ डाला, और टोटल हम 800 से फालतू नहीं डाल सकते। और 1 हेक्टेयर पर फसल x का लाभ ये है, फसल y का लाभ ये है। तो ये हमारी प्रॉब्लम बनी कि अधिकतम z बराबर 10,500x प्लस में 9,000 और व्यवरोध हो जाएंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 20x प्लस में 10y लेस देन इक्वल टू 800, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब ये एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का क्वेश्चन बना। z अधिकतम इन व्यवरोधों के अंतर्गत हमें ज्ञात करना है, जैसा कि हमने प्रश्नावली 12.1 में ज्ञात किया। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण मानते हैं। तो जहां पे लेस देन ग्रेटर देन का निशान है उसमें इक्वल करके ये असमीकाओं के हमने समीकरण बना लिए। फिर इन समीकरणों के हम ग्राफ बनाएंगे। समीकरणों के ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले टेबल की आवश्यकता है, तो हमने टेबल तैयार कर ली और टेबल तैयार करके ये हमने ग्राफ बना दिया। ये x प्लस वाई बराबर 50 का हुआ और ये 2x प्लस 10y बराबर 500 का ग्राफ हुआ। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का हमें क्षेत्र ज्ञात करना है। क्षेत्र ज्ञात करने के लिए x बराबर 0, y बराबर 0 रखते हैं। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि इस क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है कि नहीं। तो मूल बिंदु यहाँ पे शामिल है, तो इसकी डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ हो जाएगी। दूसरे में भी दूसरी जो रेखा है इसकी असमीका यदि हम देखें 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800 का क्षेत्र है, तो इसमें भी मूल बिंदु शामिल होगा। मूल बिंदु शामिल होगा तो इसकी भी जो डायरेक्शन है वो इधर आ जाएगी। ये x बराबर 0 और यहाँ पे y बराबर 0, तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर। जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा। ये कंबाइंड क्षेत्र बना हमारे पास। इस कंबाइंड क्षेत्र में जो यहाँ पे जो ये गिरा हुआ क्षेत्र है ये बिंदु आ जाएगा 0, 50, ये 30, 20, ये 40, 10, अब ये 0, 0। इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान ज्ञात कर लेंगे। z हमें दे रखा है कि 10,500x प्लस में 9,000y। तो पहले 0, 0 पे ज्ञात करो, फिर 0, 50 पे ज्ञात करो, 40 0 पे ज्ञात करो और 30 20 पे। तो यहाँ पे जब 0, 0 पे ज्ञात किया तो ये 0 मान आया। 0, 50 पे ज्ञात किया तो 4,50,000 आया और 40 0 पे हमने ज्ञात किया तो 4,20,000 और z 30 20 पे हमने ज्ञात किया तो 4,95,000 आया। तो इस तरह से जो मैक्सिमम है, अधिकतम
अधिकतम लाभ है वो 4,95,000 रुपये है। और कब है? जब फसल एक्स हम कितने हेक्टेयर में बीजे? 30 हेक्टेयर में। और फसल वाई है वो 20 हेक्टेयर में यदि हम बोते हैं तब हमें मैक्सिमम लाभ होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 8 है उत्पादन संबंधी समस्या यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पादन के 2 नमूने ए और बी बनाती है। नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने में 9 श्रम घंटे 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, जबकि नमूना बी प्रत्येक नग बनाने में 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180 तथा 30 है। कंपनी नमूना ए प्रत्येक नग 8,000 रुपये तथा नमूना बी प्रत्येक नग 12,000 रुपये का लाभ कमाती है। नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? तो यहाँ हमारे पास जो कंपनी है वो 2 तरीके के प्रोडक्ट ए और बी बना रही है। नमूना ए बनाने में प्रत्येक नग के लिए एक तो श्रम घंटे की आवश्यकता है, एक तो हमें श्रम घंटे और दूसरा पॉलिश। एक तो श्रम घंटे, तो देखो ए नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है। 9 तो यहाँ पे श्रम घंटे लगेंगे और 1 घंटा पॉलिश करने में लगेगा। जबकि नमूना बी के प्रत्येक नग बनाने में 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। 3 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180, यानी उपलब्धता क्या हमारे पास? उपलब्धता ये है कि ये तो ज्यादा से ज्यादा 180 घंटे हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे हैं। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपये, यानी यहाँ पे ये लाभ कमा रही है कंपनी, इस पे 8,000 रुपये एक नग पर लाभ कमा रही है और बी पर 12,000 रुपये का लाभ कमा रही है। नमूना ए और नमूना बी में कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए और प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि नमूना ए के लिए हम एक्स वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नमूने ए की एक्स वस्तुओं का निर्माण करते हैं। माना नमूने ए की एक्स वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और नमूने बी की वाई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? लाभ अधिकतम कमाना है तो अधिकतम Z बराबर ये हो जाएगा, ये वस्तुएं x है तो एक वस्तु पे 8,000 रुपये का लाभ है, x वस्तुओं पे 8,000 गुणा x प्लस में 12,000 गुणा y, और ये श्रम घंटे 9x प्लस में 12y लेस देन इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या बनी और ये हम सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले समीकरण मान लेंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग, फिर उसका ग्राफ तैयार करेंगे, ग्राफ तैयार करके इन सर्व समीकरणों का हम क्षेत्र ज्ञात करेंगे और क्षेत्र पे जितने भी पॉइंट है उसमें z का मान मैक्सिमम या मिनिमम हम डिक्लेयर कर देंगे। अब जो ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या है इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो ये असमीकाएं हमें दे रखी है
व्यवरोध दे रखे हैं उनकी समीकरण मानेंगे। जब ये समीकरण मानेंगे तो जो जहां पे भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है वो सारे बराबर में हम बदल लेंगे, तो ये रेखाएं बनेगी। इन रेखाओं का हम ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले टेबल हमें तैयार करनी है। टेबल तैयार करके ये ग्राफ हमने तैयार किया। तो यहाँ पे जो ये 9x प्लस में 12y बराबर 180 है, ये रेखा ये आई, और दूसरी x प्लस 3y बराबर 30 वाली रेखा ये आई। अब जो हमें असमीकाएं दे रखी है 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180, इसका क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे किस साइड में है। मूल बिंदु यहाँ शामिल होता है या नहीं होता, तो यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 हम लेंगे तो ये सत्य आएगा, तो मूल बिंदु यहाँ शामिल है, तो इसकी डायरेक्शन है वो यहाँ चली जाएगी। और इसी तरह से दूसरी असमीका x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी मूल बिंदु शामिल है, तो इसका मूल बिंदु है वो भी यहाँ क्षेत्र में शामिल है, तो इसकी डायरेक्शन भी मूल बिंदु की तरफ आएगी। यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ y बराबर 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा। और जो सभी असमीकाओं का कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा, ये कंबाइंड क्षेत्र। अब कंबाइंड क्षेत्र को हम बिंदुओं में बांट लेंगे। ये बिंदु है वो 0 10 है, ये वाला बिंदु देखो कितना हो जाएगा, इधर 12 है और इस साइड में ये 6 है। ग्राफ की कॉपी पे बिल्कुल अच्छी तरह से आपका ये निकल जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो इन दोनों रेखाओं की जो ये समीकरण है इनको हल कर लो। x का मान है वो पहला आ जाएगा, y का मान दूसरा आ जाएगा। ये 20 0 है। अब यहाँ से हम z का मान ज्ञात करेंगे। z हमें दिया हुआ है कि z के बराबर 8000x प्लस में 12000 y, तो z का मान आप पहले ज्ञात करो 0 10 पे, z का मान 0 10 पे, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 12000 के आगे एक 0 आ जाएगी, 1,20,000 हो जाएगा। अब z का मान 12 6 पे देखो तो ये हो जाएगा 12 8 96,000 प्लस में 12 6 72,000। 72 और 96 देखो, 2 और 6 8, 9 और 7 16, 1,68,000 हो जाएगा। अब z का मान 20 0 पे देखो तो 20 8 160, 1,60,000 प्लस में 0 तो 1,60,000 ये आया। अब देखो मैक्सिमम कौन है, अधिकतम मान 1,68,000 है, तो अधिकतम लाभ है वो 1,68,000, 1,68,000 रुपए ये है। और ए नमूने हमें बनाने पड़ेंगे, ए नमूने 12 तथा बी नमूने 6 बनाने होंगे। इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।